हेलो मित्रों, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः रामप्रसाद आईएएस में हार्दिक स्वागत है। और हमारे अन्य प्लेटफॉर्म में से जुड़े जैसे रामप्रसाद ईजीसी नेट एवं न्यूज एंड एनालिसिस से जुड़े सभी व्यक्तियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। चलिए तो आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो। कल जो हमने यानी इससे जो पहले वाली वीडियो डाली थी वो उसके बाद हमने एक मैराथन डाली थी 2-2.5 घंटे की। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी आज आपको आवाज़ आ सकती है, थोड़ा बाहर माइक चल रहा है तो आप इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वैसे ज़्यादा नहीं आएगी, मैंने नोइस रिडक्शन वाला ऑप्शन चालू कर दिया। तो देखिए आज का जो प्रश्न है वो है 21 हम प्रश्न हमने उस वीडियो में कर लिए थे। आज जो बचे कुछ जो प्रश्न है वो आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो वो पूछ रहा है यानी पार्टियों, एक तरफ पार्टी है और दूसरी तरफ उनका जो गठन या फिर स्थापना वर्ष है उनकी बात कर रहा है। सबसे पहले सीपीआई है। तो जो सीपीआई है उसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए इसमें थोड़ा सा गलत दे दिया है, एक सेकेंड। 1900, हाँ तेलुगु से देशम में दिया है तो फिर सीपीआई को 1920 दे रहा है जो थोड़ा सा ठीक है। तो सीपीआई 1920। सीपीएम की स्थापना 1964 में हुई थी, क्योंकि जो सीपीआई थी उसका जो विभाजन है 1964 में हुआ था। और इसके विभाजन के उपरांत ही सीपीआई एम या फिर इसे हम सीपीएम भी बोलते हैं। जो ए आई ए डी एम के है उसकी स्थापना 1972 में हुई थी और जो तेलुगु देशम है उसकी स्थापना 1982 में हुई थी। तो एक बार फिर देख लेते हैं। सीपीआई की स्थापना 1920, सीपीएम की स्थापना 1964 में, एआईडीएमके की स्थापना 1972 में और तेलुगु देशम की स्थापना 1982 में। इस तरीके से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए। देखिए मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि जो सीपीआई थी उसकी स्थापना 1925 में थी, लेकिन वहाँ पे हमें जो विकल्प था वो 1920 ही दिया था, इसलिए हमें वहाँ पे 1920 ही चूज करना था। सीपीएम की स्थापना 1964 में हुई थी, एआईडीएमके की स्थापना 1972 में हुई थी। तो देखिए पार्टियों को मिलाने के लिए देता है, वो जो तेलुगु देशम है उसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यहाँ पे नोट दिया है, देखिए एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ जो रॉय थे और अवनी मुखर्जी ने आदि ने 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, जबकि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि वर्तमान में सीपीआई। तो देखिए एम.एन. रॉय और अवनी मुखर्जी ने 1920 में ताशकंद में करी थी सीपीआई की स्थापना, तो वो इसलिए उन्होंने 1920 दे दिया। जबकि भारत में जो सीपीआई थी उसकी स्थापना 1925 में कानपुर में हुए साम्यवादी नेताओं के सम्मेलन में, जिसमें सिंगाल बेलू चट्टियार, एसवी घाटी और मुजफ्फर अहमद आदि के नेतृत्व में हुई थी। इस प्रकार वर्तमान में भारत में राजनीतिक रूप से जो सक्रिय सीपीआई का स्थापना वर्ष है वो 1925 लगाना है आपको, जब सिंगल प्रश्न दिया हो, ठीक है। और अगर ऐसे दिया है तो फिर 1920 चूज कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है आपके सामने। एक तरफ राजनीतिक दल दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष है। सबसे पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपको पता होगा कि 1885 में हुई थी।
अगर 1885 में हुई थी तो देखिए पहले का जो ऑप्शन है वो कौन सा है, तीसरा है। तो पहले का तीसरा देखिए एक ही ऑप्शन हमारे सामने है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ऑप्शन ए ही सही है वैसे तो, इससे ही सही हो जाएगा। दूसरा भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की स्थापना 1925, यहाँ पर ऐड दिया हुआ है। और एआईडीएमके की स्थापना ए आई ए डीएमके है, ठीक है। ऑल इंडिया तृणमूल, सॉरी डीएमके डेमोक्रेटिक है, कुछ थोड़ी सी मैं अभी कन्फ्यूजन हो रहा हूँ उसको। ये मेनली जो पार्टी है डीएमके और जो एआईडीएमके तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। देखिए स्थापना वर्ष भी दिया है, एक बार और देख लेते हैं इससे याद हो जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में, सीपीआई की स्थापना 1925 में, एआईडीएमके की स्थापना 1972 में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है एआईडीएमके, क्योंकि ये आपको पहले से ही पता है। भारतीय जनसंघ भी आपको पता होगा 1925, ये भी पता होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है तो फिर आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों में हुआ था, यानी जो सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसका सीपीआई और सीपीआईएम या फिर सीपीएम में हुआ था। कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। तो भारतीय जो साम्यवादी दल है यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो विभाजन है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सीपीआईएम में 1964 में हुआ था। और कोलकाता में जो 7वां पार्टी सम्मेलन हुआ था उसमें हमें देखने को मिला था। अब हमें इनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए हमने अभी देखा था कि ऑल इंडिया तृणमूल, नहीं सॉरी, तृणमूल है जी, देखिए जी वेस्ट बंगाल में है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो है। इसके बाद तेलुगु देशम पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाजवादी पार्टी है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन इसका सी सही है, यानी तेलुगु देशम पार्टी, इसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके बाद समाजवादी पार्टी और फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन थर्ड। अब हम इनका स्थापना वर्ष देख लेते हैं कब कब हुई थी। तो देखिए बहुजन जो पहले हम क्रम से देखेंगे तो सबसे पहले इसमें 82 आएगा, यानी तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में हुई थी। ये वेरी वेरी मोस्ट है, आप लगा लेना, जब पूछता है तो इनमें से ही ज्यादा देता है वो आंसर, ठीक है। यानी कोड, तो जो तेलुगु देशम पार्टी है उसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कब? 1982 में, ठीक है। इसके बाद जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसके बाद जो समाजवादी पार्टी है उसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है उसकी स्थापना 1998 में हुई थी। तो देखिए जो समाजवादी पार्टी है सपा जीपी में है, बहुजन समाजवादी पार्टी जो बीएसपी है वो तो यूपी में भी है, मायावती के जो प्रमुख हैं, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी, यानी एक नेशनल पार्टी है, ठीक है। इस तीनों राज्य स्तरीय दल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए इसमें कोई कोट सही नहीं दिया गया है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। चलिए इसका सीधा आंसर देख लेते हैं। देखिए एक तरफ विभिन्न जो दलीय पार्टी है और दूसरी तरफ जो ट्रेड यूनियन है वो दिए गए हैं, जिसे हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं या फिर दबाव समूह कहते हैं। तो सबसे पहला जो भारतीय मजदूर संघ है BMS,
इसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से, तो आपको कैसे ध्यान रखना है, तो देखिए भारतीय भारतीय मजदूर संघ, तो मजदूर के लिए जो थोड़ा बहुत जो रिलेटेड है वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, ठीक है। इसके बाद है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखिए इंटक है, इसका नाम सी है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस यूटीयूसी, ये रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। एक सेकंड, चलिए बीच में भैया आ गए थे, इस वजह से पॉज करना पड़ा था मैं। तो देखिए जो बीएमएस है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, इंटक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, यूटीयूसी रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, ठीक है। और इसके बाद जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये एटक, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इसके बाद जो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जो सीटीयू है वो सीपीआईएम से रिलेटेड है, सीपीआईएम से, ठीक है। इसके बाद जो अगली पार्टी है, सॉरी अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दल संयुक्त मोर्चा का जो 1996-97 के दौरान सत्ता में था भाग नहीं था, तो देश का जो भाग है, एक सेकंड, वो ऑप्शन बी पी यानी देखिए एक तो बीएसपी है, समता पार्टी है और हरियाणा विकास पार्टी है। जो असम गण परिषद है वो यूपीए की भाग थी, ठीक है, इसे हम कहते हैं गठबंधन, कहते हैं गठबंधन का हिस्सा था। इसके बाद देखिए, ठीक है, ये छोड़िए, इसका कोई मतलब नहीं है, फालतू दे दिया है प्रश्न। देखिए ये भी फालतू है, इसे मन देखिए क्योंकि इस पर कोई मतलब नहीं है इनका, इनको अब कर भी नहीं पाओगे और करोगे तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो साझा सरकार के अनुशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत सम्मिलित हैं। वो बहुत सी चीजों को बृहद विस्तार में चर्चा करता है, ठीक है। तो दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। तो देख वर्तमान समय में भारत में साझा सरकारों का दौर चल रहा है। साझा मतलब कहते हैं गठबंधन सरकार। तो देखिए 1990 से गठबंधन सरकार चल रही है। अगर आप देखोगे तो 2005 से लेके 2014 तक यूपीए की सरकार थी और 14 से लेकर अभी वर्तमान तक एनडीए की चल रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें आपको पता ही होगा तीन बहुत पार्टी शामिल है। तो देखिए वर्तमान में भारत में साझा सरकारों का दौर चल रहा है। चूंकि इस प्रकार की सरकार में कई दल शामिल होते हैं, इसलिए सभी दलों की भावनाओं को ध्यान में रखकर एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है और उसी के अनुरूप सरकार को चलाने का प्रयास किया जाता है। किस क्षेत्र में, किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है, देखिए उन समय का है तो इसे छोड़िए, कोई मतलब नहीं है इसका। एक प्रश्न है इसमें, व्याख्या में देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था वो जम्मू कश्मीर राज्य दो संघ शासित यूटी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। फालतू की चीज कोई पढ़ने का फायदा नहीं है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। अगला कथन है कि भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। देखिए भारत में केंद्रीय लोकसभा यानी लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा है
के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाली जो राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, न कि मतों का बहुमत। तो देखिए अभी छोड़िए इसको। बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की आपेक्षिक बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो देखिए दोनों ही सही है और सही व्याख्या है, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, जो कि गलत है। अब जो संशोधन हो गया अभी लागू नहीं हुआ, ठीक है। ये करंट अपडेट है और संशोधन कराया इसलिए वो गलत है। अगला चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक जो दल हैं बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। राइट, ठीक है। इसलिए ऑप्शन देखिए डी ए गलत है, आर सही, क्योंकि दल चाहे तो कर सकते थे लेकिन अब तो कंपल्सरी हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 330 और 334 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं जिसमें महिलाएं नहीं हैं। अतः संविधान में संशोधन कर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है, अब कर दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, कारण अत्यधिक जनसंख्या में राजनीतिक दल है। तो देखिए दोनों ही सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा होगा तो यूएसए में लगभग आपको 2 दल दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। तो देखिए भारतीय लोकतंत्र अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है। यहाँ पर अभी जातिवाद और क्षेत्रीयतावाद पूरी तरह हावी है। आप देख सकते हैं जब अभी जो करंट में बिहार का इलेक्शन हुआ उसमें जातिवाद और क्षेत्रीयतावाद और धर्म का कितना प्रभाव रहा है। अतः विभिन्न स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा कर लिया जाता है, किंतु मात्र यही कारण नहीं है जिसकी वजह से भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया। इसके अन्य सामाजिक आर्थिक कारण भी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किसी एक व्यापक व्यवस्था का अंग है। तो देखिए राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। तो देखिए जो दलीय व्यवस्था है वो राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था के द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता का गठन एवं सरकार का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में लिखित संविधान है, राइट है। कारण है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है कि दोनों सही है, लेकिन देखिए व्याख्या नहीं कर रहा होगा। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे से स्पष्ट नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो देखिए भारत में लिखित संविधान है। इसके अलावा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु ही शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास होता है। ये क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं के समाधान और सुविधाओं की वृद्धि की बात करते हैं, जिससे उस क्षेत्र के जनमत का झुकाव उसकी तरफ हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है। तो देख मजदूर संघ के जो सदस्य हैं उसे दबाव समूह माना जा सकता है। अभी हमने देखा था बीएमएस जो किससे संबंधित था, बीजेपी से था, ठीक है, भारतीय मजदूर संघ। तो देखिए भारत मजदूर संघ के सदस्य को दबाव समूह माना जा सकता है
जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाता है तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। जैसे अब एक सेकेंड, अब तो बहुत बड़ा चक्कर हो गया, अब हमें देखना होगा, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। एक सेकंड, अब ये कहाँ पहुंच गया, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिए। एक सेकंड, कहाँ पे, अरे ये तो बहुत पीछे पहुंच गया। बस आने वाला है, थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, मैं पॉज कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, पॉज। चलिए, हमें मिल गया। तो देखिए, भारतीय मजदूर संघ के सदस्य को दबाव समूह माना जाता है, जैसे हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाता है तो संगठन को दबाव समूह कहते हैं। जैसे हम हित समूह, अनौपचारिक संगठन आदि नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के लिए मजदूर संघ, किसान संगठन, महिला संगठन, व्यापारी संगठन, विद्यार्थी संगठन आदि को दबाव समूह में शामिल करते हैं। अब जो अगला प्रश्न है वह कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। मैंने आपको बताया था कि आंतरिक लोकतंत्र का मतलब है कि दल का जो आंतरिक चुनाव है, जो दल के पदाधिकारियों की चयन हेतु समय समय पर, जैसे सचिव के लिए, अध्यक्ष के लिए जो होते हैं, वो आंतरिक लोकतंत्र, यानी दल के अंदर भी समय समय पर चुनाव होने चाहिए। तो आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारतीय दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। जब आप देखोगे तो 1977 तक लगभग कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। तो जो रजनी कोठारी है उसने एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था की बात करी। रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। रजनी कोठारी प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक हैं और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इन्होंने CSDS विकासशील समाज अध्ययन पीठ और लोकायन संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वह कि दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ था वो कौन सी तिथि थी? तो देखिए 15 फरवरी 1985 को, जरूर ध्यान रखनी है, बहुत इंपोर्टेंट है, 15 फरवरी 1985। ठीक है, तो देखिए जो दल बदल निरोधक अधिनियम यानी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हेतु जो विधेयक लोकसभा में 30 जनवरी 1985 को, राज्यसभा में 31 जनवरी 1985 को पारित हुआ तथा 15 जनवरी 1985 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ यह अधिनियमित हुआ था। 1 मार्च 1985 लागू हुआ था। ठीक है, 101, 102, 190, 191 में संशोधन किया था, इसलिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा था। ठीक है, एक अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन एक दल बदल निरोध में आच्छादित नहीं, यानी उससे छूट नहीं? किसी दल में एक साथ संपूर्ण विलय,
सात पूर्ण दल बदल। किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। एक साथ लघु दल बदल। और उसके बाद है संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने गिराने के लिए मतदान करना। तो देखिए इसका जो आंसर है वो भी है। तो आच्छादित कौन नहीं है, तो किसी दल के विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। चलिए हम व्याख्या देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए भारतीय संविधान में 52वां संविधान 52वां जो अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, उससे 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरर्हता यानी अयोग्यता संबंधी उपबंध किए गए हैं। इसमें किसी दल की में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल एवं दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस कानून के तहत किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल की परिस्थितियों का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली। तो देखिए इससे पहले संविधान में उल्लेख नहीं था, लेकिन जब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई तो फिर 1985 में जो 52वां अमेंडमेंट 1985 में हुआ था, उससे राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता मिल गई। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में एक राजनीतिक दल का जो विलय है वो दूसरे राजनीतिक दल में निम्न में से किस में मान लो। देखिए जब विधान दल के कम से कम, देखिए पहले 1/3 था, लेकिन अगर आप 2/3 ऐसा विलय कर लेते हैं तो फिर वो पार्टी का विलय माना जाएगा। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसका जो पैरा 4 का और पैरा 2 के प्रावधान के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में तब माना जाएगा जब इसके 2/3 91वां संविधान संशोधन 2003 से ये प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है कि कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने की 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन 6 माह के अंदर, तो गलत है, 6 माह के अंदर हो जाएगा लेकिन बाद में नहीं हो सकता। यह कानून कोई समयावधि नहीं दे रहा जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चय करना होता है। तो ये सही है। तो केवल इसका जो आंसर है वो 2 सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा क्लियर देखते हैं इसको, आपके समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो देखिए भारत में दल बदल विरोधी जो कानून का प्रावधान संविधान की 10वीं अनुसूची में किया गया है। इसका जो पैरा 2 है उसमें दल परिवर्तन के आधार पर निहरता यानी अयोग्यता संबंधी प्रावधान है। इसके पैरा को खंड 3 के अनुसार कोई नामनिर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य अरे यार एक सेकंड जी, बहुत बड़ी समस्या हो रही है, क्या बताऊं मैं आपको, मूड खराब कर दिया पूरा। एक सेकंड रुकिए, फिर पॉज करना पड़ेगा, पता नहीं। एक सेकंड।
चलिए, तो देखिए हम पढ़ रहे थे इसका पैरा के जो खंड 3 के अनुसार कोई नामनिर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने की 6 माह के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। यदि वो ऐसा करता है तो सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य। इसका तात्पर्य है कि जो नामनिर्दिष्ट विधायक है यानी जो नॉमिनेटेड है वो 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है, इसके लिए वो अयोग्य नहीं हो सकता। बाद में होगा तो प्रयोग हो जाए। 10वीं अनुसूची का जो पैरा 6 है उसमें दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रश्नों के विनिश्चय के संबंध में प्रावधान है। इसके अनुसार यदि प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इसकी अनुसूची के अधीन योग्यता से ग्रस्त है या नहीं है तो प्रश्न यथास्थिति सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा विनिश्चय किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। इसके तहत पीठासीन अधिकारी द्वारा दल परिवर्तन का मामला विनिश्चय करने के लिए किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं, यानी इसकी कोई समय सीमा नहीं दी गई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से दल बदल जो कानून है उसके संबंध में गलत कौन सा है। तो पहले सही सही देख लेते हैं। तो पहला है कि एक सांसद या विधायक अनर्ह यानी अयोग्य ठहराया जाएगा यदि उसने उस दल की सदस्यता से स्वेच्छापूर्वक त्याग दी हो। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि एक सेकंड, दूसरा कथन है कि किसी सदस्य के सदन में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थिति बनाए रखने पर उस सांसद या विधायक को अयोग्य ठहरा जाएगा। ये भी सही है। अगर कोई इम्पोर्टेंट अगर मतदान हो रहा है और उस पर अगर वो अनुपस्थित है तो भी समस्या है। किसी दल को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा राजनीतिक दल का समावेश होता है। ये सही है, लेकिन ये गलत हुआ फिर। तो लोकसभा में के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, तो ये गलत है। बाद में नहीं, उस समय। तो देखिए 10वीं अनुसूची में सम्मिलित दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के अनुसार जो पैरा 5 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष या राज्यसभा का उपसभापति विधानमंडल के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचन के से ठीक पहले जिस राजनीतिक दल का सदस्य होता है वह यदि अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके बाद जब तक पद धारण किए रहता है तब तक उस राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता है या दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है अथवा ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वो अपने मूल राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है तो उसे योग्य नहीं ठहराया जा सकता। परंतु यदि वो किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है तो फिर वो अयोग्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य की जो विधायिका है संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत में दल बदल के आधार पर होने वाली अयोग्यता का अपवाद निम्न में से किस स्थिति में माना जाएगा। तो देखिए उपरोक्त में से दोनों सही है। यदि राज्य की विधायिका संसद में किसी सदन का जो अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर वो स्वेच्छा से उस दल से त्याग देता है या सदस्यता छोड़ देता है यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वो राजनीतिक दल में फिर आ जाता है तो अयोग्य नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1989 में ही अधिनियमित कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर। छोड़िए इसको, व्याख्या देख। एक प्रश्न इंपोर्टेंट है कि देखिए यहाँ पर राजनीतिक दल है, यहाँ से जनता से प्राप्त मतों का प्रतिशत है और प्राप्त सीटों की संख्या है। तो देखिए इसमें एक चीज दिखाई गई है कि एक जनता दल है उसको 36% मत दिए लेकिन सीट 116 हुई। कांग्रेस को 31% मत है, 35 सीट है। भारतीय जनता पार्टी को 20.4% मत है, 40 सीट है।
तो जो अनुपातहीनता है को समझने के लिए किस पद्धति को अपनाने की का इसका कारण माना जाएगा? तो देखिए इसका जो कारण है हमारे इंडिया में जो चलती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा जिसको मत मिलते हैं उसे जीता हुआ माना जाता है। तो देखिए वह पद्धति जिसमें सर्वाधिक मतों के आधार पर निर्वाचित माना जाता है, अर्थात कुल वैध मतों के प्रतिशत का महत्व नहीं होता है इसमें, उसे फर्स्ट द पास्ट पोस्ट सिस्टम कहते हैं। भारत में राज्य विधानसभा एक लोकसभा के निर्वाचन में यही पद्धति लागू होती है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। तो इसमें कोई भी सही नहीं है। तो देखिए विपक्ष की मान्यता के लिए 10% होना चाहिए और 543 का लगभग 54.3 या फिर 54 कह सकते हैं, इतना विपक्ष के लिए जरूरी है, जो वर्तमान में राहुल गांधी जी हैं विपक्ष में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपरिवर्तन आंदोलन चलाया? तो आंध्र प्रदेश। तो देखिए जो आंध्र प्रदेश में जो साम्यवादी दल थे उन्होंने संयुक्त रूप से भूपरिवर्तन आंदोलन चलाया। साम्यवादी दलों का जो आरोप था कि कांग्रेस ने सरकार में आने पर गरीबों को भूमि तथा घर देने का वादा नहीं निभाया, इसलिए। तो देखिए जो साम्यवादी होते हैं वो मजदूरों की बात ज्यादा करते हैं, किसानों की ज्यादा बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो वर्ग है वो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी किसकी तहती है? तो कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों की बात तो करती है, व्यापारी वर्ग की नहीं करती। व्यापारी वर्ग आपने देखा होगा तो बीजेपी से ज्यादा रिलेटेड रहता है। शिक्षित वर्ग युवा वर्ग का हितायती है। तो देखिए जो व्यापारी वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी का पूंजीवाद का विरोध करती है, आपने देखा होगा मार्क्स पूंजीवाद का विरोध करता था, उसी से रिलेटेड है। जबकि व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं पूंजीवाद का समर्थक होता है, अतः यह वर्ग इस पार्टी का सामाजिक आधार नहीं होता। अगला जो प्रश्न है वो है कि कामराज जो योजना थी उसका संबंध किससे था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। तो जो 1963 में 1963 में जो कामराज योजना थी वो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज द्वारा तैयार की गई थी। ये योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने और राष्ट्रीय विकास के योगदान वृद्धि हेतु तैयार की गई। देखिए चुनावी बॉन्ड से जो संबंधित था वो अब कैंसिल भी हो चुका है, तो मुझे लगता है पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है इसको, क्योंकि वैसी मैंडेटरी नहीं बनना है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है, वो मैं बता देता हूँ क्या ध्यान रखना है कि चुनावी बॉन्ड की शुरुआत 2018 को चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत करी गई थी, ठीक है। अब चुनावी बॉन्ड जो योजना है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक अलीगल घोषित कर दिया है, हटा दिया, तो इसे आगे बढ़ने की जरूरत कोई मतलब नहीं है इसका, बहुत पुराना मुद्दा हो चुका है। इसके बाद जो कल का हमारा टॉपिक रहेगा वो है संविधान संशोधन। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो भी टॉपिक आने वाले हैं वो मोस्ट ही हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है। तो दोस्तों आज के लिए हम इसे यही होल्ड करते हैं। आज थोड़ा सा व्यवधान हुआ था, इसकी वजह से देखो यहाँ पे इसकी वजह से ऐसे हो गया, तो इसकी वजह से अगर मैं जो हरा सा दिख रहा होगा आपको, इसको अगर इधर कर दूं तो चेंज हो जाता है, ठीक है। थैंक यू आप सभी को, आज इतना ही हम रखते हैं, धन्यवाद।